सभी को वंदे मातरम। देखते हैं अपन आगे। हमारी आज की क्लास चालू हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि अभी हमें फ़िलहाल में ही हमारे भारत के नए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं। 49 49वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं उदय उमेश ललित। अभी इन्होंने शपथ ग्रहण किया है 27 तारीख के दिन, ठीक है। इनका शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट हुआ है। तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका गठन किस तरीके से किया गया है, इसमें जजों की नियुक्ति किस तरीके से होती है, ठीक है। सारी एक प्रक्रिया, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 124 से लेकर 147 के अंतर्गत, आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है। अब पहले ये जानने की कोशिश करें कि क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जब से भारत है तब से सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। वो बिल्डिंग जो दिल्ली के अंदर बनी है वो शुरू से ही थी क्या? ऐसा तो है नहीं ना कभी तो आई है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि कहाँ से आई है, ठीक है। तो देखो, हुआ कुछ नहीं है। आज से भारत के अंदर कितने सारे विदेशी आक्रमण हुए, लोग राज करते थे, पहले राजतंत्र चलता था, ठीक है। फिर राजतंत्र के बाद अभी जाके 1947 में आज़ादी मिली, फिर 1950 में हम एक लोकतंत्र बने हैं, ठीक है। तो उसके पहले तो राजतंत्र था, अंग्रेज थे, ठीक है। तो जब अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था उसी समय पे 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लंदन से आता था, ठीक है। वो भूरे लोग भेजते थे, वो भूरों ने एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा यहाँ पे 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत भारत के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत के अंदर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हालांकि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था वो 2+1 मतलब कि 2 सहायक जज और एक हेड ऑफ द कोर्ट, एक हेड ऑफ द कोर्ट के स्तर पे चालू हुआ था, ठीक है। जिसमें एलिजा एम्पे, लिपिस्टर और हाइड, एलिजा एम्पे उसका प्रमुख जज था और लिपिस्टर हाइड, तो तीनों भूरे। मतलब कंप्लीट एक चीज़ सिद्ध हो गई थी कि उस टाइम पे अपनी कोई नहीं सुन रहा था। इनने पहले हमें बहुत जूते मारे अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद एक कोर्ट खोल दिया कि हम ही न्याय करेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के गुनाह भी हम ही करेंगे, ठीक है, और सज़ा भी हम ही सुनाएंगे, ऐसे घेरते थे अंग्रेज। तो ये जो था 1773 वाला ही ये जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया, और इसकी पहली बिल्डिंग कहाँ बनाई गई? कलकत्ता में। तो अगर मैं बोल सकता हूँ भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया, ठीक है, तो 1773 में। लेकिन ये भारत में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का नहीं था ना जो अभी वर्तमान में है। वर्तमान में तो भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बैठ रहे हैं, न्यायमूर्ति बैठ रहे हैं उसमें। इधर तो भूरे बैठ रहे थे, जे काय की न्याय की मूर्ति रे दादा, हैं उरे भूरों का कई जमीर था क्या? ठीक है, आए बस खूब घेराघारी किए, खूब मारे और चले गए। फिर क्या हुआ? तो 1773 से लेके आप आगे बढ़ते चलोगे तो 1935 तक 1935 भारत सरकार अधिनियम आता है। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम बोलते हैं इसको, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। इस भारत सरकार एक्ट के अंतर्गत इस बात को बताया गया कि एक, देखिए ये हो गया, फिर एक ने इधर स्पष्ट किया, ठीक है, कि भैया ऐसा कर लो कि एक फेडरल कोर्ट बना लो। और 1935 के इस एक्ट के तहत 1935 के इस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? फेडरल कोर्ट बनाया गया। हालांकि ये फेडरल कोर्ट जो है इसको बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारा भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है, वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट की तर्ज पे है। लेकिन ये सब एक तरीके से झूठी बातें हैं, ठीक है। शक्तियाँ ठीक हैं, अपनी सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि देखो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वे सर्वा है। न्याय करने के लिए भारत के पास एक सबसे ऊंचा पद
या ऊंची जगह, सबसे ऊंचा, इसके ऊपर सिर्फ महादेव हैं, इसके ऊपर सिर्फ महादेव हैं और कोई नहीं है। न्याय के मामले में भारत के अंदर इसके पास इतनी शक्तियां हैं, इसकी कहीं सुनवाई नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया मतलब उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी था, ये फेडरल कोर्ट, यहाँ पे जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था, फेडरल कोर्ट जो बनाया गया था, इस फेडरल कोर्ट की तो सुनवाई थी ना रे दादा। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तुलना क्यों कर रहे हो? ये भूरों का था पूरा, भारतीयों को घेर के लाते थे इसमें, ऐसा नहीं था कि नहीं लाते थे, लाते थे, लेकिन था तो भूरों का ना। क्यों? क्योंकि इसकी सुनवाई, अगर ये गलती कर रहा है तो इसकी सुनवाई होती थी कहाँ? लंदन में। मतलब कि जो लंदन की हाथ की कठपुतली था, ठीक है, ये लंदन की हाथ की कठपुतली है ना, तो टेंशन तो है ना फिर भैया, है। वहां पे एक काउंसिल थी, प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल में इसकी सुनवाई हो जाती थी। लेकिन भारत के जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी कहीं सुनवाई है? कहीं नहीं, महादेव है इसके ऊपर तो, ठीक है। क्यों है ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे न्याय करने के लिए न्यायमूर्ति बैठ रहे हैं, हम उनमें इतना विश्वास रखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बात इतनी क्लियर हुई? अब इसका इतिहास थोड़ा समझ आया कि यहाँ कैसे पहुँचे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट था आपका, फेडरल कोर्ट 1937 से लेके 1950 तक चालू रहा, जनवरी 1950 तक, जनवरी 1950 तक चालू रहा, ठीक है। फिर इसी में एक व्यक्ति थे, इसी में एक हेड ऑफ जज थे, इसी में 1950 के ही फेडरल कोर्ट में एक हेड ऑफ जज थे। एक दिन पहले 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, ठीक है। और 27 जनवरी 1950 तक इसी में फेडरल कोर्ट के अंदर ही एक जज थे, ठीक है, हरीलाल कानिया, हरीलाल जे कानिया। कई किताबें हीरालाल कानिया बताती हैं, तो आप जैसा भी याद रख सको, हरीलाल जे कानिया या हीरालाल कानिया। इनको सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का पहला जज नियुक्त किया गया। बात समझ आई बेटा? ठीक है, बात समझ आई? ये है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से आया? ये अस्तित्व में कब आया? तो ये जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया। बात इतनी के लिए हुई, आगे बढ़े बेटा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इसका इतिहास हो गया, फिर इसके गठन की बात करते हैं, ठीक है, इसके गठन की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 में, ध्यान से सुनना बेटा, आर्टिकल नंबर 124 में इस बात को बताया गया है कि हम भारतवासी जो हैं, ठीक है, एक न्याय करने का घर बना रहे हैं। बात क्लियर है? हमने क्या बनाया? न्यायालय, यानी क्या? जहाँ पे न्याय होगा। तुम कोई भी उपद्रव करोगे, उधर ले जाके खूब दोचेंगे, ठीक है, वहाँ से सजा सुनाएंगे, ले जाके पटक देंगे, ले जाके कहाँ? जेल में पटक देंगे। तो न्याय करने का एक स्थान बनाया जाएगा, तो उसका गठन किया जाएगा। अब बिल्डिंग का तो बताएंगे नहीं ना कि 4 किलो सीमेंट लगाएंगे ना 2 किलो रेता लगाएंगे, ईटा गिट्टी से। गठन मतलब ये थोड़ी कि बिल्डिंग बना रहे हैं। गठन मतलब उसमें काम किस तरीके से कराया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया गया है, अंदर सुप्रीम कोर्ट काम किस तरीके से कर रहा है। तो 124 में इस बात को बताया गया है कि जो भारत है, भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1+7 1+7 जजों के साथ, ठीक है, 1+7 जजों के साथ बनाया गया है, जो कि उसके अंदर न्याय करेंगे। 1+7 ये मूल संविधान में वर्णित है, ठीक है, ये मूल संविधान में वर्णित है। मतलब जब जनवरी 1950 में तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट जब अस्तित्व में आया, तो उधर पे 1+7 जज, एक था उस समय CJI, चीफ जज ऑफ इंडिया, और 7 अन्य जज, इनको मिला के न्याय करने के लिए बिठाया गया कि आप यहाँ पे बैठिए और पूरे भारत में कोई भी गड़बड़ी हो रही है, किसी भी प्रकार का न्यायिक मामला आ रहा है,
ठीक है, किसी भी प्रकार का न्यायिक मामला आ रहा है उसको देखिए। बात क्लियर हुई? आगे देखें अपन इसके, ठीक है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, ये तो मूल संविधान में हो गया, और वर्तमान में समय बीतता गया, 1950 से आ गया कितना भैया, 2022, ठीक है। तो इस 2022 के अंतर्गत अंदर देखेंगे आप तो हमारे पास वर्तमान में 33+1 का 33 जज प्लस 1 सीजेआई, एक सीजेआई के साथ 33 अन्य जजों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जनसंख्या बढ़ी, आपराधिक मामले बढ़े। अब जे 7 जो थे, ठीक है, जे 7 ही, अगर 7 ही रहते, अभी भी 7 ही रहते, तो इतने इनके खोपड़े पे पड़ रही थी क्या? हैं भैया, समस्या हो जाती ना। कहाँ तक, कितने, अभी भी कितने सारे पेंडिंग केस है, 33 होने के बाद पेंडिंग केस है भैया सुप्रीम कोर्ट में, तो हैं, तो वैसे भी इतनी समस्याएं हैं, तो जो 7 मर जाते भैया वैसे ही। 135 करोड़ जनसंख्या के पूरे केस हैं, इतने सारे केस कैसे हैंडल होते हैं? और अपराध, वो तो बहुत तुम देख ही रहे हो, हर छोटी से छोटी गलती पे अपराध कर देता है आदमी, ठीक है, जरा सा कुछ किया नहीं, लो अपराध हो गया, है ना। तो इन सबको कैसे मैनेज करेंगे? तो संख्या बढ़ाई गई। बात समझ आई बेटा? ठीक है, कुछ नहीं था, 7 हुए, 7 1+7 मतलब 8 लोग। जब गठन हुआ तो कितने जज भैया, याद रखो, इसको याद रखना, बाकी और फालतू बीच की याद मत रखना। 8 जज थे, ठीक है, 1+7, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब आगे फिर 56 में संशोधन हुआ, इसमें 1956 में 6 साल बाद 10 जज हो गए इसमें, है ना, 9+1 का रेशो चला हो गया। फिर उसके बाद 56 के बाद फिर आप जाओगे तो 10 के बाद 16 हुए 70 में, 1970 में 16 हो गए, 16 के बाद आप आओगे तो 26 हो गए, 26 के बाद आप आओगे तो 31 हो गए 2008 में, और 2019 में जाके सन 2019 के अंदर ये 33+1 वर्तमान में भी यही संख्या चल रही है, ये सीजेआई की संख्या चल रही है। जज प्लस 1 सीजेआई की जो वर्तमान संख्या है, 34 जजों का कोर्ट लगता है सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है भैया, ये 2019 से चला आ रहा है, ठीक है, 2019 से। तो अब मैं एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, भैया ये तो सब इतना तो हो रहा है, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही रे दादा, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? ये जो सीजेआई है इसकी नियुक्ति हो कैसे रही आखिर? ठीक है, सीजेआई है, इसकी नियुक्ति कैसे हो रही? तो चलिए इसकी नियुक्ति और जानते हैं। अब अपन गठन हो गया अपना, और गठन के बाद अपन इसकी जानते हैं नियुक्ति। भाई गठन में किसी को कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, आगे देखें, ठीक है। ये गठन हो गया, इतिहास हो गया, अपन आते हैं नियुक्ति। देखो, भारत का जो चीफ जज ऑफ इंडिया है, जिसको तुम चीफ जज ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायालय का क्या, चीफ जज कहते हो, मुख्य न्यायाधीश कहते हो, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति, ठीक है, उनका न्याय सर्वोपरि है, ठीक है, और जो इन 33 जजों के ऊपर बैठा हुआ है और सबसे ऊपर ही है, ठीक है, सबसे ऊपर जाइए। फिर इनकी नियुक्ति कैसे है, ठीक है। तो देखो, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान को कुछ पद पे काम करने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं कि नहीं चाहिए होती हैं? जैसे मेरे को भी पढ़ाना है, तो पढ़ाने के लिए मेरे को क्या है, योग्यता चाहिए, मेरा शिक्षित होना जरूरी है, तब जाके मैं ना आपको शिक्षित कर पाऊंगा, है। और मैं ही अगर शिक्षित नहीं हूं, देखो शिक्षा पढ़ाई अंतर है ना, तो मैं ही अगर शिक्षित नहीं हूं तो तुम्हें क्या शिक्षा दे पाऊंगा रे भैया, ठीक है। तो योग्यता तो चाहिए ही है, तो इनको भी योग्यता चाहिए। तो क्या योग्यता चाहिए? मुख्य रूप से देखो, भारत का नागरिक हो, ये तो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक हो ये तो चाहिए ही, है ना, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, ये भी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा कि भाई एक जज में बेस्ट क्वालिटी कौन सी होना चाहिए, तो भैया देखो, इसमें मुख्य रूप से 3 क्वालिटी होना चाहिए। कौन सी 3 क्वालिटी होती हैं? अगर आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो आपके अंदर ये 3 क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी क्रमांक 1 है, हालांकि ये 2 ही क्वालिटी हैं, या की स्थिति में बैठती हैं, ठीक है, लेकिन इनको मैं 3 हिस्से में बता रहा हूँ। क्वालिटी मतलब योग्यता, पहली योग्यता होना चाहिए उसके अंदर कि वो 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो।
जिसको भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है, उनमें एक योग्यता क्या होना चाहिए कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो। ठीक है, साथ में अगली क्वालिटी क्या है बेटा कि 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी या किसी 2 में या 3 में जैसे भी हो, लेकिन 10 साल तक का अनुभव होना चाहिए वकालत का, मतलब अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में, यह हाई कोर्ट की बात हो रही है बेटा, सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा बुद्धि का काम नहीं है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या तो 5 साल तक जज रहा हो, 5 साल तक क्या रहा हो भैया, जज। ठीक है, न्यायाधीश रहा हो, और नहीं तो अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन पूरी कर पा रहे हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। बोलो हाउ कि नहीं हाउ, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है? अरे नहीं भैया नहीं, अभी एक बड़ी बात तो रह गई, एक सबसे बड़ी बात तो जहाँ पे अड़ रही ना, ये पंचायत तो ठीक थी, हो गई, कोई भी 10 साल तक वकालत करके बोल दे खड़ा हो जाएगा, हम बना दो सुप्रीम कोर्ट का जज, तो बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो भैया एक समस्या और खड़ी हो रही थी, तो इसमें डाला और लिखा कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। भैया देखो, ये कुल मिला के ये कहानी है, मैंने अब भी तुम्हें बोला वही कहानी है कि पढ़ा लिखा होना तुम्हारे व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं करता। आप में कितना स्किल है, शिक्षा क्या है आपके पास, तो यहाँ पे राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि तुम्हारे पास योग्यता है कि तुम जज बनने लायक हो हमारी नज़र में। मतलब ऐसा राष्ट्रपति बोलेगा कि मेरी नज़र में तुम्हारा योग्य होना जरूरी है। ये तो सब फालतू बातें हैं, तुम कर ही लोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने बोला, अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई मेरे नज़र में फलाना व्यक्ति योग्य नहीं है, तो वो जज नहीं बन सकता। ठीक है, वो जज नहीं बन सकता। ये फाइनल निर्णय देखो करता है, मैं बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो ये तो योग्यता होनी चाहिए। और नियुक्ति कैसे हो भैया, इसको नियुक्त कैसे किया जाए? तो देखो, मान लो हमें जज की नियुक्ति कराना है, तो नियुक्ति के लिए जब जाएंगे तो जज राष्ट्रपति जो है, ठीक है, मैं बताऊं तो भारत के CJI या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या भैया एक बात बता दे रहे मास्टर कि राष्ट्रपति खुद राष्ट्रपति को सपना आया, सो रहा था, सपना आया और उठ के बोल दिया कि भाई साहब, ठीक है भाई साहब, कलुआ भैया को राष्ट्रपति बना दो, तो क्या कलुआ भैया को राष्ट्रपति बना दोगे? ऐसा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना रे दादा, समस्या है। तो फिर कैसे, फिर कौन? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कि भैया इनको बनाना है जज, फलाने व्यक्ति को, ठीक है, कि भूरा भैया जो हैं वो बनेंगे, कलुआ भैया नहीं बनेंगे जज। इसके लिए एक 5 लोगों का एक समूह बनाया गया जिसको बोलते हैं कॉलेजियम। यही वो कॉलेजियम है जिसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 4 अन्य वरिष्ठ बुढ़ापा, ठीक है, 4 बुजुर्ग से जज रहेंगे, वरिष्ठ जज, ठीक है, और एक चीफ जज, एक CJI और 4 अन्य जज मिलके, 4 वरिष्ठ वाले अन्य जज, ठीक है, वो मिलके निर्धारित करेंगे कि किसको जज बना, और फिर वो सलाह लेके जाएंगे कौन के पास? राष्ट्रपति के पास। और इनकी सलाह मतलब कि आप जज बनवा दोगे। तो अगर प्रश्न आता है कि नियुक्ति कौन करवाता है, कौन की सलाह पर, तो आप बोलोगे कॉलेजियम की सलाह पर। क्या बोलोगे? कॉलेजियम की सलाह पर। कॉलेजियम में कौन रहता है? तो कॉलेजियम में वही सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, 1 2 3 4 और एक CJI, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज और एक CJI को मिला के 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दे दिया कॉलेजियम। हालांकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, याद रखना, भारतीय संविधान में कॉलेजियम का वर्णन नहीं है। प्रश्न आए अगर कि क्या संविधान में वर्णन है, तो नहीं है भैया, कॉलेजियम का वर्णन संविधान के अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बड़े एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि आजकल ना कोई छोटा एग्जाम रहा ना कोई बड़ा रहा, सारे बड़े एग्जाम हैं। आपको पढ़ना है तो 0 लेवल से लेके 100 लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। जिसने ये सोचा
कि मैं जाके 90 से चालू करूँगा और 100, मेरा तो पूरा है कोर्स कंप्लीट, ठीक है, मेरा तो कोर्स कंप्लीट है, तो उसका कोर्स बस एक ही कंप्लीट हुआ है, तैयारी करो मटकी उठाने की। बात समझ आई? आगे लगवा दो और उसको, उसका कोर्स ऐसा कंप्लीट हो गया है। तो अपने आप को हर दिन नया स्टूडेंट मान के पढ़ो, अपने आप को हर दिन एक नया स्टूडेंट मान के पढ़ो, तो नई एनर्जी के साथ पढ़ते हो, हर दिन नया सीखने को मिलेगा आपको। अपने आप सब चीज़ सीख जाओगे, टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, तुम पेपर देना सीख जाते हो, ठीक है, पेपर में क्या आ रहा है खुद प्रश्न बनाना सीख जाओगे। लेकिन समस्या ये है कि हम क्या अपने आप को एडवांस समझ के पढ़ते हैं, एडवांस की हम ये तो सब आता है, ये क्यों पढ़ूँ, ये सब तो आता है। आधी समस्या यहाँ होती है, ठीक है, आधी समस्या यहाँ पे होती है। तो समझिए बेटा कि कॉलेजियम बनाया गया है जो निर्धारित करेगा। अच्छा, कॉलेजियम तो ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कॉलेजियम बोलेगा क्या, इसमें भाई 1+4 हैं, और कौन, और कोई तो नहीं, तो कॉलेजियम निर्धारित कर सकता है कि इसमें किसी और की सलाह लेना है, तो कॉलेजियम सलाह ले लेगा राष्ट्रपति को बताने के पहले, या राष्ट्रपति के सामने ही सलाह भी ले सकता है, बोले भाई हमें हाई कोर्ट से जज बुलवाना है, भाई देखो हाई कोर्ट में का एक्सपीरियंस बनना चाहिए, हाई कोर्ट का चाहिए, तो वो बोल सकता है भाई कि वो फलाने जजों को बुला लो उधर के, उनसे पूछ लो, उनसे भी पूछ लो, तो कॉलेजियम निर्धारित करता है। तो आप सीधा सीधा याद रखो, कुछ उसमें दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा याद रखो। भाई ये बोल सकता है कि मेरे को एक काम करो, अपने एमपी के हाई कोर्ट के, उड़ीसा का दे दो, इन सबके 5-6 जजों को या 2-4-6-8 वकीलों को भेज दो, हम इनसे चर्चा विमर्श बात करके इनमें से फाइनल करके एक जज निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा वो कर सकता है कॉलेजियम, कोई वो करेगा ही, और सीधी सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी बोल देगा, राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति है ना। तो फिर जैसे ही कॉलेजियम ने अपना निर्णय सुनाया, और एक बात याद रखना, ये कॉलेजियम के निर्णय को प्रधानमंत्री नहीं ठुकरा सकते, राष्ट्रपति नहीं ठुकरा सकते। एक बार अगर ठुकरा भी दिया ना, तो दोबारा अगर वही का वही नाम गया, वही का वही नाम गया कि भैया भूरा भैया को ही सीजीआई बनाना है, यानी भूरा भैया को ही सीजीआई बनाना पड़ेगा, ये ठुकरा नहीं सकते हैं। ये बात इतनी स्पष्ट हो गई। मतलब न्यायपालिका जो है तुम्हारी कार्यपालिका से हमेशा अलग हो रही है। न्यायपालिका कार्यपालिका के कहने पे नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन राजनीति जो है वो बड़ी ख़राब चीज़ है, उस पर अपन बहस नहीं करें, ठीक है, राजनीति बड़ी ख़राब चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई बेटा कि कौन नियुक्ति करवा रहा है, कॉलेजियम नियुक्ति करवा रहा है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर रहा है, करवा कौन रहा है, तो कॉलेजियम, कर कौन रहा है, तो राष्ट्रपति, ठीक है। और भूरा भैया बन गए और ढोल बजने लगे हैं, ठीक है, ढोल बज चुके हैं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। और ये शपथ दिलवाता है कौन, फिर राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति सीजीआई को शपथ दिलवा देंगे, शपथ दिलवाएंगे, और जब शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, शपथ हो गई, इनका सारा काम हो गया, टेंशन फ्री। और ये कॉलेजियम जो है, एक बात याद रखना बेटा, कॉलेजियम जो है ना, ये जो है ट्रांसफ़र करने का काम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, ये सारे काम भी कॉलेजियम ही करता है, सारे काम। हालांकि भारतीय मतलब सरकार ने, या आप बोलो तो जिसको बोलो कि संविधान में तो ठीक था, संविधान में एक संशोधन हुआ है, 99 संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन हुआ था कि न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया जाए, बन भी गया था, 2014-15 की बात है, 14 में बना था, 15 में लागू भी हो गया था, कि इसमें 7 लोगों को न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात उठी थी। क्या उठी थी भैया, न्यायिक नियुक्ति आयोग की। और उसमें बोला गया था कि जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार के हस्तक्षेप से, समझना भाई, भारत सरकार के हस्तक्षेप से सीजीआई को बनाया जाए। उसमें बोला ये गया था कि इसमें 2 मंत्री रहेंगे, 2 केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें एक पीएम एक कानून मंत्री, यही शामिल होंगे, या कोई एक विशेष मंत्री होगा, गृह मंत्री शामिल कर लिया कहीं कहीं, तो कोई भी 2 हो सकते हैं ना, कोई 2 केंद्रीय मंत्री, साथ में इसमें बोला कि 2 समाज सेवक, ठीक है, 2 समाज सेवक, वरिष्ठ समाज सेवक जो होंगे वो, और साथ में एक सीजीआई और एक अन्य जज, ऐसे करके 2 जज, ठीक है, 2, 4, 6 और एक राष्ट्रपति, ऐसे 7 लोगों का एक समूह बनाया जाएगा, जो कि क्या करेगा, सीजीआई बनाएगा, जो सीजीआई बनाएगा। मतलब देख रहे हैं यहाँ भी नेतागिरी लाने की कोशिश कर रहे हैं,
नेतागिरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। गई भैया भारत सरकार, गई भारत सरकार की ऐसा हमने ये नियम लाए, लीजिए अब हम बनाएंगे जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पन्ना उठाया और फाड़ के फेंक दिया, मुंडी अलग दचक दी नेताओं की, मुंडी पकड़ के फोड़ दी वहीं टेबल पे कि फालतू बात नहीं करना दादा, समझ गए चाचा, साइड सरक जाओ जरा। जहाँ जो व्यवस्था चल रही है, और ये कॉलेजियम की व्यवस्था 1998 से चालू है और यही व्यवस्था चलेगी। 1998 से कॉलेजियम की व्यवस्था चालू है और यही व्यवस्था चलती रहेगी। इसके बीच में कोई आ गया, ठीक है, तो बोलेगा पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। वो भी जज था, हल्का थोड़ी है। सीजेआई से तुम सुप्रीम कोर्ट जाके बहस करोगे, तो इसलिए देख रहे हो कोई नेता की नहीं चलती वहाँ पे। जज के सामने सारे शपथ लेते टाइम ही बोल देता है, कोई पक्षपात नहीं करूँगा, लड़का हो लड़की हो, कहीं का नेता हो, ठीक है, समाज से कहीं का कोई आ जाए, बड़े से बड़ा पीर आ जाए, किसी की नहीं चलेगी, ठीक है। सबकी मुंडी बराबर से दचकी जाएगी टेबल के ऊपर। अगर आप गलत हो तो ये बाल पकड़ के ये कूच दिए जाओगे, कहाँ पे, सीधा जेल, ठीक है। आसाराम नाकू हैं, ठीक है, बाबा राम रहीम, ये सारे गए कि नहीं गए अंदर, सब तो जा रहे हैं। तो बात समझ आई बेटा, ठीक है, ये बात समझ आई इसकी शपथ कैसे होती है। और ऐसे करके फिर तुम्हारे कौन बनते हैं, सीजीआई। तो उदय उमेश ललित जो हैं 49वें नंबर के, जो हमारे 49th नंबर के सीजीआई बने हैं अभी वर्तमान में, वो कैसे बने, वो कॉलेजियम की सिफारिश पे बने हैं। कॉलेजियम ने राष्ट्रपति के पास जाके सिफारिश किया, साहब इनको बनाइए, राष्ट्रपति ने साइन किया, हो गया। बीच में किसी प्रकार का कोई नेता, प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकता, बिल्कुल स्पष्ट रहता है, ठीक है। इसलिए हमारा भरोसा है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसीलिए भरोसा है। बात समझ आई। और त्यागपत्र कौन को, तो त्यागपत्र अगर देखो, मान लो कि देखो, और हाँ एक बात समझना, ठीक है, अब ये क्या है इनके भाई, अब बन गए तो कब तक बने रहोगे, ये भी तो एक बात हो ना, कि ऐसे थोड़ी कि मतलब मरने तक बन रहे हो, हैं, जब तक मर नहीं जाओगे तब तक तुम ही बने रहोगे, बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ऐसा नहीं है। इसमें किया है बेटा कि 65 साल आपकी उम्र हो जाए, पहले ऐसा था 6 साल या मतलब शपथ लेने से 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाता था, तो 6 वर्ष वाला कलम हटा दिया, अब सीधा सीधा कर दिया है कि आपकी उम्र 65 वर्ष हुई और आपको पद से रिटायर कर दिया जाएगा, आपको पद से क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे, ठीक है, पद से रिटायर। अब जैसे ये उदय उमेश ललित जी बने हैं, यू ललित जी बने हैं, ये क्या है, ये क्या होंगे भाई, ये अभी मुश्किल से 74 दिन 75 दिन के रहेंगे, 75 दिन के बाद इनकी उम्र 65 साल हो जाएगी और इनको रिटायर कर दिया जाएगा, अगला जज नियुक्त कर दिया जाएगा। बात समझ आई, अगला जज नियुक्त कर दिया जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई। इसके आगे अपन देखें, अगर मान लो इनको पूरा नहीं पा रहा हो कि यार अब तो एक काम है, बहुत हो गई नौकरी, बहुत कर लिए मैंने, अब तो जा रहा मैं हिमालय, ठीक है, जंगल में रहूँगा बढ़िया टपरिया डाल के, ठीक है, मस्त एकदम जीवन को जीऊँगा, प्राकृतिक सौंदर्य में जीवन जीऊँगा, हैं, बहुत देख ली ये झूठी दुनिया, ठीक है, अब तो बस जंगल में रहूँगा, भगवान के पास जाना, अब तो टेंशन फ्री, वहीं पे ध्यान करेंगे, तो त्यागपत्र देने का मन हो जाए मन से, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा कि दादा ऐसा है, अब नहीं पूरा पा रहा अपने को, अब अपने से हो नहीं पा रहा, तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देगा। तो स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से चाहे अगर जज, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। कौन को भैया, त्यागपत्र कौन को देता है, राष्ट्रपति को देता है। देखो बेटा सारी चीज़ें क्लियर होते जा रही हैं। गठन 124 में, ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, नियुक्ति किसके कहने पे करता है, तो कॉलेजियम के कहने पे करता है। बात समझ आ रही है, कॉलेजियम के कहने पे करता है। कॉलेजियम में कौन है, तो कॉलेजियम में कोई नहीं है, वही सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस प्लस 4 वरिष्ठ जज मिलके कॉलेजियम बनाते हैं, फिर वो ही निर्धारित करते हैं कि भैया कौन को लेके आना है। कोई ऐसा व्यक्ति जज बनेगा जो 5 साल, या तो हाई कोर्ट में जिसके पास 5 साल जज रहने का, हाई कोर्ट में जज रहने का एक्सपीरियंस हो, या तो वो हाई कोर्ट में 5 साल का जज का एक्सपीरियंस लेके बैठा हो, या फिर 10 साल से अधिक समय का उसके पास वकील बन के रहने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। कोई वकील को भी डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है, मतलब किसी वकील को भी डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है। बात समझ आ रही है बेटा, ठीक है, ये चीज़ हो रही है, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वेतन भत्ते, अगर बात करें अपन इनके वेतन भत्ते की, तो भैया देखो जो CJI है तुम्हारा, जो CJI है 1+34 में, 1+33 में, ये CJI है जो एक ने, इसको मिलती है तनख्वाह 2,80,000 रुपया, और इनको मिलती है 2,50,000 रुपया। इनको मिलती है 2,80,000 रुपये, और इनको मिलती, अगले को मिलती है 2,50,000 रुपये। ठीक है, और याद रखना बेटा, ठीक है, अब CJI है यार, देखो 30,000 रुपये ज़्यादा तो लेगा है ना यार। यार ऐसा थोड़ी यार, हमारी वक्त ज़्यादा है, वक्त बहुत है, बहुत वक्त है, याद रखना। जजों की, सुप्रीम कोर्ट का जज है वो, एक पर्सन, एकमात्र, और इनकी जो तनख्वाह दी जाती है बेटा, वो संचित निधि से दी जाती है, याद रखना इसको, संचित निधि से। कहाँ से? संचित निधि से। वो कहाँ से दी जा रही है? संचित निधि से तनख्वाह दी जा रही है। और याद एक बात बहुत नोट कर लो, 2,000 रुपये का एक नोट लिख लो भाई, क्या कि संचित निधि से जो तनख्वाह दी जाती है ना, संचित निधि से जो तनख्वाह दी जाती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें किसी भी प्रकार का, मतलब ऐसा उसको घटा नहीं सकते हो तुम, आपातकाल की स्थिति को छोड़ के उसको घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, संचित निधि से कोई पैसा दिया जा रहा है तो उसमें से कटौती नहीं कर सकते, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते, मतलब नेतागिरी नहीं कर सकते उसके अंदर, तनख्वाह के अंदर भी कि यार वो ऐसा करो, एक काम करो, इनकी तनख्वाह कम कर दो, बढ़ा सकते हो, वो बात अलग है ना, लेकिन कटौती किसी प्रकार की नहीं होगी। संचित निधि के वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, जिन जिनको संचित निधि, मैंने बता चुका है, जो सिंगल पोस्ट है उन सबको संचित निधि से ही तनख्वाह दी जाती है। सारी चीज़ें आपको क्लियर है। जिंदा क्लास, जब लाइव क्लास पढ़ाई है, जब जिंदा क्लास चल रही है, ठीक है, तो जिंदा क्लास में मैं सारी चीज़ें एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा अभी इतना हो गया। इसके आगे अपन अगली क्लास में देखते हैं। इसकी अभी ये ख़त्म नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये 124 जो है ना, इसी को ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, ब्रैकेट 4, ब्रैकेट 5, ब्रैकेट 6 में बांट के रखा है। ठीक है, उसी में इन सब की बात की है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 में तुम्हें क्या समझ आ गया? आर्टिकल 124 में गठन का वर्णन है। गठन किस प्रकार का? पहले जो संविधान, जब मूल संविधान में 1+7 की व्यवस्था थी, वर्तमान में कितने हैं? 1+33। कब से हैं? 2019 से हैं। कब से हैं भैया? 2019 से हैं। पहले जज भैया कौन थे? हरीलाल जे कानिया या हीरालाल कानिया, जिस जो किताब में तुम्हें मिलता है। वैसे कई किताबों में HJ कानिया भी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। वर्तमान में कौन है? उदय उमेश ललित। दिक्कत नहीं है। कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं भैया? 49वें नंबर के हैं। ठीक है, एक को ये सब स्टैटिक्स जीके के प्रश्न हैं। ठीक है, कौन बन गया, कौन कैसे बन गया, सब ठीक है। और करंट अफेयर के प्रश्न लग जाएगा, ये करंट अफेयर का प्रश्न लग जाएगा, तो वो कर सकते हैं आप, जैसा भी तुम्हें कैसे भी कनेक्ट करना। तो ये बात अगर समझ आ गई बेटा, तो इसके आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें हम जजों की पावर पढ़ेंगे, शक्तियाँ क्या हैं जजों की, मतलब समझ रहे हो, जज मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, इस बात को पढ़ेंगे। UPSC PSC वाले जो हैं, उनके लिए सुबह 7 बजे जो बैच चल रहा है, उसमें मैं इसकी विस्तृत अलग से चर्चा कर दूंगा। ठीक है, उसकी मैं अलग से इसमें पूरी चर्चा कर दूंगा। साथ में एक बात याद रखना, 29 तारीख को 10 बजे रात से वर्ल्ड मैप और स्टैटिक्स जीके का बैच चालू हो रहा है, तो आप उसमें सारे बच्चे जो फाउंडेशन वाले हैं वो सारे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी फाउंडेशन वाले हैं वो सारे आ जाना। ठीक है, इसके आगे बेटा अपन कल देखते हैं। नमस्कार।